हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, हाँ मुझे पहुँचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूँगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहाँ जहाँ रोजगार की मांग है वहाँ इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहाँ भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह ज़मीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाज़त दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहाँ भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके ज़रिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की ज़मीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमज़ोर किया जा रहा है। सर आखिर बात है, 1 मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी ये शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज़्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके माननीय सदस्य, हो गया सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। आज सर पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वही अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज़्यादा विदेश में देखे जाते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता जो हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था। पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है।
मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है। ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सब्सिडी की भरपाई के लिए जा रहा है, जिसके लिए लगभग 12,500 करोड़ की भारी राशि दी गई है। गरीबों के गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 3,178 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ और जनजाति के लिए लगभग 156 करोड़ अलग से रखे गए हैं। अगर हम बात करें एलपीजी सब्सिडी के लिए तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ का बड़ा राशि आवंटित किया गया है। इससे छात्र, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको विश्व स्तर पर जो आप कह सकते हैं कि जनरल रिसर्च का जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 235 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये राशि आवंटित जितने भी पॉलिसी और स्कीम के लिए आवंटित की गई है, ये हमारी जो बेस आधारशिला है, जो विचारधारा है, उसको और मजबूत करता है, जो है अंत्योदय, कि जो विकास का कार्य है वो पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सदन में एक सांसद महोदया ने पिछले चर्चे में एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के राज में सेल नहीं होता, इसरो नहीं होता, एम्स नहीं होता, डीआरडीओ नहीं होता, तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होता। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके से शिलान्यास करने को और काम पूरा करने को, वो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इमारत की नींव को रख देने से मकान नहीं बन जाता है। आप सब ने 51 साल में आपने मात्र एक एम का निर्माण किया है। ये जब 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर 5 नए एम्स की स्थापना हुई। हमने 23 एम्स बनाए हैं। आपने 60 साल में, आपने आईआईएम की बात की, आपने 60 साल में सिर्फ 13 आईआईएम बनाए हैं। हमने 10 साल में 9 नए आईआईएम्स बनाए हैं और इसीलिए बिहार में भी एक नया आईआईएम मिला है। सर, डीआरडीओ की बात हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही थी, तो उसके भी कुछ आंकड़े मेरे पास है। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 1.54 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25. Defense exports reached a record of 23,622 crores and 16,000 MSMEs आज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।